नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीडीसी और जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम का जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला है आपका लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीपीएससी 2022। ये आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। ये पूरे जो है 12 मंथ का जो है कोर्स है। तो जो लोग इस कोर्स से जो है जुड़ना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन जो है लेना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है 100 डेज, ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 बैच 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 3 मंथ का जो है ये कोर्स है। आर प्रीलिम्स 2021 बैच ये स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से। तो जो लोग आर बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच सोशियोलॉजी ये आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से, 5 मंथ का जो है कोर्स है। उसके बाद यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच पॉलिटिकल साइंस ये स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से। ये भी जो है 5 महीने का कोर्स है। तो जो लोग जो है इनमें से किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको बता दें कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2021 100 जो डेज का बैच है ये आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपको सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। और यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल क्लियर करने का जो ब्रह्मास्त्र कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15-18 फरवरी से। तो इस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। आर है प्रीलिम्स बैच, ये 90 दिन का जो है कोर्स है। इसमें आपको पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा कृषि। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत दिए गए ऑप्शन में जो है इसमें इसके अनुसार कृषि होगा। लेकिन वर्तमान में भारत के सकल मूल्य वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो आपका तृतीयक क्षेत्र अर्थात जो है वह सेवा क्षेत्र है। वर्तमान में जो है देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है 54.3%। तो ऑप्शन में जो है सेवा क्षेत्र नहीं दिया गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा असंगठित क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र जो है एक बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े ये किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते, या फिर जो है कई बार उसका मौद्रिक मूल्य में मापन ही नहीं किया जाता है। इससे जो है राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, डी विकल्प से हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि आपका CSO जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO कर दिया गया है इसका नाम अब। तो
जो है ये प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी कि NAS नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है और राष्ट्रीय आय एवं संबद्ध समाहार राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर ये प्रकाश डालते हैं। देशी उत्पाद, कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग व पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष जो है वह 2011-12 है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वर्तमान में नाम इसका NSO कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी तो यहाँ पहला दिया गया है नियोजन की आवश्यकता के कारण, दूसरा है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, तीसरा है कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और चौथा है औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी तो तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो है दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ नियोजन की आवश्यकता के कारण ये जो है आपका सही नहीं है। तीसरा है कि कृषि पर जो है अधिक निर्भरता के कारण, ये भी सही है। और चौथा है औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो 2, 3, 4 ये आपका जो है सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ इसमें पहला शामिल नहीं है, नियोजन की आवश्यकता के कारण। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारणों में अकुशल कृषि व्यवस्था जो है सही है यहाँ। उसके बाद अनियमित औद्योगिकरण के साथ साथ पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि भी एक कारण रहा है और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण प्रदर्शन प्रभाव की जो भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिसने बचत और निवेश को विपरीत रूप से जो है वह प्रभावित किया है। तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, ये कई बार जो है विभिन्न एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, GDP यानी कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार जो है हिंदू परंपरा जो कि विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है वह 3.5% के आसपास बनी हुई है। तो यहाँ पर आपका ये पूछा जाए कि हिंदू वृद्धि दर जो है किससे संबंधित है, तो GDP से संबंधित है। और किसके द्वारा ये शब्द जो है प्रयुक्त किया गया था, तो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था 1981 ईस्वी में। कई लोग जो है जनसंख्या टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो सकल घरेलू उत्पाद या फिर जो है GDP सही है इसका। अगला जो प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो 1 हेक्टेयर से कम, डी विकल्प से हो जाएगा। यहाँ जो है पूछा गया सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो कि 1 हेक्टेयर से कम होगा और छोटी जोत जो होता है वो आपका 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच होता है। उसके बाद अर्ध मध्यम जोत जो कि 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होता है। मध्यम जोत ये आपका 4 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच होता है और बड़ी जोत जो है वो 10 हेक्टेयर से अधिक को बड़ी जोत कहते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, यानी कि MSP का निर्धारण कौन करता है, तो ए ऑप्शन से हो जाए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा MSP जो है निर्धारण किया जाता है। और अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 2005 में, डी विकल्प से हो जाएगा। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम ये 2002 और जो कि 1 जुलाई 2005 से ये लागू हुआ। पुनः इसका संशोधित अधिनियम 2009 में आया जो कि 1 जून 2009 से लागू हुआ। उसके पश्चात जो है पुनः संशोधित अधिनियम ये आपका 2012 के रूप में आया जो 15 फरवरी 2013 से ये लागू हुआ। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था, तो 2005 से ही होगा यहाँ पे आपको। अगला प्रश्न है आपका, शब्द संक्षेप ट्रिम्स TRIMS से क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ट्रेड टी से हो जाएगा ट्रेड, आर से हो जाएगा रिलेटेड और आई से होगा इन्वेस्टमेंट और एम से हो जाएगा आपका मीजर्स, MS से हो जाएगा आपका मीजर्स, यानी कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय। यह विश्व व्यापार संगठन से ही जो है संबंधित है।
अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो अभी इसके पहले जो है बताया गया है, आधार वर्ष पूछा जाता है हमेशा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन से हो जाएगा 2011-12। और अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो वह है बिहार का, ए विकल्प से हो जाएगा। जो वर्तमान में आर्थिक समीक्षा, जो कि आपका लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये मूल्यों पर भारतीय राज्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय जो है वह बिहार की है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो यहाँ औसतन उत्पादन पूछा गया, सर्वाधिक है। तो सबसे पहला जो है स्थान गुजरात का है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यदि पूछा जाए भारत में जो है कपास का उत्पादन सर्वाधिक जो है कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात करता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो यहाँ पर जो है आपका उच्च उपज किस्म कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीक दोनों सही होगा, सी और डी दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम का विकास ये 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जो वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ था। सक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्री यानी कि सक्षमता उपागम हेतु वर्ष 1998 में 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो बी ऑप्शन से हो जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को NEFSM भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2007-8 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो है आपका तिलहन शामिल नहीं है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर यानी कि स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो यह 2002-3 में हुआ था, ए ऑप्शन से हो जाएगा। 2002-3 के दौरान जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर जो कि स्थिर मूल्यों पर ए नकारात्मक रही थी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय यानी कि खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकार वो वित्त मंत्रालय के अधीन है। और वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल हैं, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। इन 5 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों के वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, ब्याज भुगतान एक आइटम है? तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा राजस्व व्यय का। ब्याज राजस्व है, तो उसकी जो है प्राप्ति या फिर व्यय राजस्व आय या व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे को राजस्व व्यय घटाकर तथा राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। तो यहाँ आपका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है। तो ये बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु जो है राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है। अतः प्राथमिक घाटा यदि पूछा जाए तो आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी प्राथमिक घाटा होगा। बजटीय घाटा होता है कुल प्राप्तियाँ माइनस कुल व्यय, और राजस्व घाटा ये राजस्व प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय होता है। और राजकोषीय घाटा जो कि पूछा जाता है हमेशा ये, तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजटीय घाटा यानी कि कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं। तो और राजकोषीय घाटा में राजस्व प्राप्तियाँ प्लस ऋण से प्राप्तियाँ प्लस अन्य प्राप्तियाँ माइनस कुल व्यय भी से भी जो है आप राजकोषीय घाटा निकाल सकते हैं।
तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजकोषीय घाटा है तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला जो प्रश्न है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है किससे? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा उत्पाद कर से। और अगला जो क्वेश्चन है अब आपका, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1994-95 में। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। तो पूछा जाए कि सेवा कर कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। इसे चेलैया समिति की संस्तुति पर जो है वर्ष 1994-95 की वित्तीय वर्ष की अवधि में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया था और यह आपका संघ सूची का विषय है। पूछा जाए जो है सेवा कर की सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। और अगला प्रश्न है, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो है आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहला जो दिया गया राष्ट्रीय कृषि नीति, आपको मिलान करना है। तो इसका सम हो जाएगा आपका तीसरा, राष्ट्रीय कृषि नीति सन 2000, ए का हो जाएगा तीसरा यहाँ। उसके बाद समुद्री मत्स्य नीति, तो यह हो जाएगा आपका 2004, बी का हो जाएगा यहाँ पहला। उसके बाद सी है नवीन विदेशी व्यापार नीति, 2014 होगा, सी का हो जाएगा आपका चौथा। और डी है सातवां वित्तीय आयोग, तो सातवां वित्तीय आयोग जो है आपका 1978, डी का हो जाएगा दूसरा। यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। 3, 1, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। सातवां वित्त आयोग जो है ये आपका 1978 वर्तमान में पूछा जाए कौन सा वित्त आयोग है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह है, ये याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा 1950 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर जो है 15 मार्च, यदि डेट पूछा जाए तो 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री जो है निकाय है। और वर्तमान में जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। क्या किया गया है, तो नीति आयोग। और ये कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है कर दिया गया था योजना आयोग का नाम बदलकर। नीति का फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म होता है। और अगला जो प्रश्न है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा राजस्थान। अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1970-71 में राजस्थान राज्य से प्रारंभ किया गया था यह। और अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब? तो ये जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था 1978 और 80 के दौरान। गुनार मेडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स ब्रोडर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। तो यदि पूछा है किसके द्वारा जो है अनुशंसित किया गया था, तो गुनार मेडल के द्वारा, और उनकी पुस्तक का नाम था इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स ब्रोडर सेटिंग। और अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा 1966 से लेकर 1969 के बीच। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति आपका 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना ये आपका 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि में अर्थात 1 अप्रैल 1966 से लेकर के 31 मार्च 1969 तक, यानी कि 3 वर्षों तक कोई भी पंचवर्षीय योजना वह अस्तित्व में नहीं रही। अतः जो है वर्ष 1966 से लेकर 1969 को ही भारतीय योजना के इतिहास में जो है योजना अवकाश कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है? तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि CRR और SLR को कम करना ये भी शामिल है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का विनियमन। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में उपयुक्त तीनों शामिल हैं। समग्र आर्थिक सुधारों में अनेक क्षेत्रों को समाहित किया गया है और इन क्षेत्रों में आपका औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रथा को हटाना और विदेशी निवेश यानी कि FDI पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना और मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण करना,
उसके बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश, निजीकरण हो गया, उत्पाद शुल्क में कमी, आय और निगम कर में कटौती, सेवा कर शुरू करना। उसके बाद शहरी सुधार, गैर विकास मूलक व्यय में कमी यानी कि सरकारी स्टाफ कम करना, पेंशन संबंधी सुधार, मूल्य संवर्धित कर शुरू करना, रियायतों में कमी। उसके बाद आपका FRBM एक्ट 2003 का परिपालन, ये सभी जो है इसमें शामिल है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला भाग। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं। EXAMLEARNER एक साथ जो है आप लिखिएगा, स्पेस का यूज आपको नहीं करना है, और आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।